मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा, मैंने एक बार क्वेश्चंस पे नजर मारी तो मुझे इजी लगा। आपको क्या करना है कि 25+ एटलीस्ट स्कोर करना है आज के सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करें ना करें वो आपकी इच्छा है, बट करते ही हैं आप लोग तो ठीक है। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड हिंदी और पेडागोजी CDP के नोट्स मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, उनको प्लीज 5 to 10 टाइम्स मिनिमम पढ़ें। बहुत सारे या ज्यादातर क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, और हिंदी और इंग्लिश में मेरी कोशिश चल रही है कि मैं आपको क्वेश्चंस भी साथ में प्रोवाइड करा दूं। तुसी ग्रेट हो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PS टेट। बहुत बढ़िया आजवेदार। और जो लोग अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, CDP के नोट्स इंग्लिश मीडियम में जल्दी मिल जाएंगे और आपका EVS के बाइलिंगुअल मिलेंगे। कोशिश रहेगी मैथ्स के बाइलिंगुअल मिले, बट मुझे उम्मीद कम लग रही है। हिंदी इंग्लिश के तो उसको तो बाइलिंगुअल नहीं चाहिए। हिंदी के नोट्स में 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत है, एक बार चेक कर लेंगे मुस्कान। बहुत बार प्रूफ रीडिंग होने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि 1-8% का कुछ अगर रह जाए तो मैं एक बार चेक कर लूंगी, या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, है ना। एक बार मैं चेक कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए कह रहे हैं 61% लोग, और तबीयत नासाज है। मजे की बात यह, चीजें इतनी है मैनेज करने को, तबीयत नासाज है। अगर आप लोग पेपर तक किसी भी शादी में गए, मैं आपके लिए शादियां छोड़ रही हूँ, मतलब अपनी नहीं रिश्तेदारों की, बट अगर आप लोग गए तो देख लेना फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ चाइल्ड लर्न्स टू रन एंड हॉप बिफोर शी कैन स्किप। यानी एक बालिका कूदना सीखने से पहले, स्किपिंग सीखने से पहले, रस्सी कूदी होगी किसी ने, वो स्किपिंग रोप होती है ना, तो कूदना सीखने से पहले उछलना और दौड़ना सीखती है। भाई तभी तो पता लगेगा कब कितनी तेजी से उछलना, कितनी तेजी से आपको दौड़ना भी आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे वो एक्टिविटी। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट, यानी यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ए कह रहे हैं 70% लोग। अच्छा, एक और चीज, ये नोट्स शेयर कर देना, क्योंकि फ्री नोट्स हैं, सब तक शेयर करना है जो भी तैयारी कर रहा है, एक बार रीडिंग जरूर लगानी है। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, इसका कोई सेंस बन रहा है। डोमेन्स होते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इसमें खेल ही फिजिकल का है, आप क्यों जबरदस्ती आयामों को जोड़ रहे हैं? ये तो शारीरिक विकास का ही पक्ष है सारे, चाहे उछलना हो, दौड़ना हो या फिर कूदना हो। क्या है ये? शारीरिक विकास से जुड़े हुए हैं, मोटर डेवलपमेंट इसी से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें ये आपस में ना तो सोशल की बात हो रही है ना इमोशनल की बात हो रही है, तो क्यों तुक्के लगा रहे हैं। फिर आता है बी ऑप्शन, डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। यानी डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ये हम कह सकते हैं कि विकास का क्या है, एक पैटर्न है। एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा स्किपिंग सीखने से पहले, क्या करने से पहले, कूदना सीखने से पहले, रस्सी कूदना सीखने से पहले क्या करेगा, पहले उसको दौड़ना और उछलना आता होगा। ये पैटर्न है जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना राहुल? ठीक है बात, नाम तो सुना ही है आपका। देखिएगा एक बार, तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ आपका बी ऑप्शन। सिर्फ 13% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बाकी सब गलत उत्तर दे रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चन में भी। ये मग है, इसमें पानी भेज देते हैं आपके लिए, है ना, इतना ही चाहिए होगा, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन का गलत जवाब दोगे तो कैसे चलेगा। देखिएगा, अगर हम बात करें, ए कह रहे हैं 65% लोग, भाई ये डोमेन्स की बात नहीं है, सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। यहां तो आयाम की बात ही नहीं हुई, ना शारीरिक, ना संज्ञानात्मक, ना सामाजिक, ना सामवेगिक, इनके आपस में जोड़ने की बात होती तब तो करते, ये तो शारीरिक पक्ष से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन, डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यही गड़बड़ है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमें लगता है अरे CDP इतनी पढ़ ली है ना, ये तो पता ही है, बट प्रैक्टिस इनफ हुई है या नहीं। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। प्रेडिक्टेबल पैटर्न है कि बच्चा दौड़ना सीखने से पहले चलना सीखता है, चलना सीखने से पहले खड़े होना सीखता है। ये क्या है? प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। खड़े होने से पहले घिसट के चलना सीखता है। ऐसा नहीं हुआ एक दिन बच्चा आराम से लेटा हुआ था, ना उसको चलना आता था ना कुछ, अचानक से दौड़ना शुरू कर दिया, है ना। पैटर्न है एक अनुमानित। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर, डिसकॉन्टिन्यूअस तब आएगा जब स्टेजेस की बात हो रही होगी, और स्पेशली प्याजे की, और नहीं तो नॉर्मल केसेस में कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है विकास। फिर आता है डी ऑप्शन, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। यहां पे कोई बात हो रही है, यहां पूछ रहे हैं कि भैया मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, अच्छा ठीक है, ये पूछा है कि पहले कूदना सीखने से पहले दौड़ना और उछलना क्यों सीख पा रहा है, तो वो तो पैटर्न की वजह से ना, क्योंकि ये पैटर्न है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, यानी बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल होता है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट अपने आप में क्या निहित रखते हैं, ये पूछा है हमसे। फटाफट से बताएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, क्वालिटेटिव चेंजेस या क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कहते हैं, कि आपकी संरचना में परिवर्तन, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है। क्वालिटेटिव चेंजेस हैं कि आपके फंक्शनल चेंजेस, आपकी फंक्शन करने की क्षमता बेहतर हो रही है। पहले आप आसान क्वेश्चन में भी अटक रहे थे, अभी आप मुश्किल क्वेश्चन भी कर जाते हैं। तो क्वांटिटी मैटर कर रही है या क्वालिटी? क्वालिटी। जो नोट्स मिले आपको वो क्या है? क्वालिटेटिव नोट्स हैं। अदरवाइज 1000 पेज के दे दो, क्या दिक्कत है ना? सब कुछ भर दो दुनिया का नोट्स में, फिर वो नोट्स ना बचे, ग्रंथ बच जाएं। बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक, दोनों ही तरह के चेंजेस आपके डेवलपमेंट में आते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, अगर आपने सीडीपी के नोट्स पढ़े हैं, पहले पेज पे शायद लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ओनली फिजिकल चेंजेस इन बॉडी एंड साइज, तो ये तो सिर्फ ग्रोथ हो जाएगी कि आपके शारीरिक परिवर्तन, तो ये आपके शरीर से या क्वांटिटी से या मात्रा से या संरचना से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे इसमें। चलो 88% लोगों ने सही उत्तर दिया है, मतलब मग काम कर गया वो छोटे वाला, किसी को नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डैश रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? भौतिक एवं सामाजिक दुनिया, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? पेड़ पौधे, एनवायरमेंट आसपास का। सोशल वर्ल्ड क्या है? जहां लोग हैं। तो इनका बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले चलता रहता है जो बच्चे के विकास को या उसके अनुभव को प्रभावित करेगा। जिस समाज में, जिस माहौल में, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, चाहे अगर पॉल्यूशन है या आसपास की हवा भी है तो वो फिजिकल एनवायरमेंट हो गई, और अगर जो लोग आपके आसपास रह रहे हैं वो सोशल एनवायरमेंट हो गया। तो दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जो कि प्रभाव डालता है बच्चे के विकास पे। अब इस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को क्या कहेंगे? क्या ये एनवायरमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है? चाहे फिजिकल हो एनवायरमेंट, चाहे सोशल हो। भाई एक भौतिक दुनिया है, एक भौतिक वातावरण है जिसमें पेड़ पौधे, हवा, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब आ गए, और दूसरा सामाजिक वातावरण है। तो सोशल और फिजिकल, सामाजिक में क्या? लोग आ गए। दोनों एनवायरमेंट का हिस्सा है। एनवायरमेंट बोले तो नेचर तो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी ही है, नर्चर है ना। या तो एनवायरमेंट लिखा होता है ऑप्शन में, या फिर यहाँ पे नर्चर, लालन पालन या पोषण कह देते हैं। प्रकृति पोषण विवाद भी एक चीज है। क्रोमोसोम्स तो हेरिडिटी का हिस्सा होते हैं, यूनिट हैं जीन्स की जो कैरी करते हैं आपके जीन्स को, क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। अर्जुन वर्मा अपना दुख रो रहे हैं, बट मुझे लग रहा है बहुत बड़ी समस्या में हैं। कह रहे हैं आई एम वेरी डेस्परेटेड टुवर्ड्स हर एंड शी इज एल्डर देन मी, आई एम अफेक्टिव होगा बाय हर, व्हाट शुड आई डू? अर्जुन, ये 2 वे स्ट्रीट है प्यार मोहब्बत। आप जबरदस्ती अपना समय और एनर्जी बर्बाद ना करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने जीवन पे फोकस करें। जिसे आना होगा वो जाएगा नहीं, जिसे जाना होगा वो रुकेगा नहीं। लिख के ले लीजिएगा ये बात। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन, सस्ता लव गुरु बना दिया आपने मेरे को। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लालन पालन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। और भी किसी का एक सवाल है, सुपर चैट कर करके इतना दुख है इनके जीवन में। शाहिद हयात कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स शिफा, जिबा, नुजहत, माही सभी रेगुलर क्लास करते हैं। बहुत ही बढ़िया यार, आप लोग ग्रुप में अगर लोगों को सही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्रिएट करोगे तो फिर अच्छा कर जाओगे जीवन में। अदरवाइज अलग अलग दुख हैं सबके, कोई फायदा नहीं होगा, उसका टाइम निकल जाएगा आपका, है ना। चलिए देखिएगा, कोशिश करो आज 30 में से 25 प्लस लेके आओ एटलीस्ट। ठीक है। डी ऑप्शन कह रहे हैं 85% लोग। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, यानी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज? या तो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज होती हैं या प्राइमरी होती हैं। 2 प्रकार हैं मेजरली। प्राइमरी में परिवार आता है, क्योंकि सबसे पहले जब आप दुनिया में प्रकट होते हैं तो परिवार में होते हैं। ठीक, तो स्कूल तो सेकेंडरी है, ये याद रखना है। द्वितीयक कारक है सामाजिकरण का। पहले आप दुनिया के तौर तरीके, नियम, कायदे कानून, नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं, उल्टा नहीं बोलते हैं बड़ों से, ये सब कहां से सीख रहे हैं? परिवार से। और ये क्या है? सामाजिक सोशलाइजेशन के लक्षण है कि समाज में कैसे बिहेव करना होता है। ठीक है, तो फैमिली। लेकिन मीडिया तो सेकेंडरी होता है भाई, मीडिया क्या है? सेकेंडरी होता है। नेबरहुड एंड टीचर्स, भैया फैमिली को अवॉइड नहीं कर सकते, बाकी सब सेकेंडरी में चले जाएंगे अगर ऑप्शन सही नहीं मिला तो एक ही उत्तर सही है, वो है फैमिली एंड नेबरहुड, यानी परिवार एवं आस पड़ोस। परिवार हमेशा याद रखिएगा किस में आएगा? प्राइमरी में। उसके साथ नेबरहुड
ऐसा भी लगा सकते हैं कि स्कूल के साथ नेबरहुड है तो ये सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर परिवार के साथ नेबरहुड है तो प्राइमरी का। नेबरहुड का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। फैमिली के साथ है तो प्राइमरी, स्कूल के साथ है तो सेकेंडरी, और अकेले नेबरहुड है तो सेकेंडरी ही माना जाएगा। बट अगर ऑप्शन में कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें प्राइमरी की बात हो रही हो तो प्राइमरी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो नेबरहुड कुछ भी बन जाता है, कभी प्राइमरी कभी सेकेंडरी, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या कहता है, कमल रीजंस दैट ही विल गिव अ क्रेयॉन टू तनु। यानी कमल का ये तर्क है कि वो क्रेयॉन जो होते हैं ना, छोटे छोटे कलर्स, वो मोम वाले, है ना, तनु को वो अपना क्रेयॉन तब देगा। कमल एक बच्चा है, तनु एक बच्ची है, कह रहा है क्रेयॉन जो है तनु को तब दूंगा इफ शी ऑल्सो गिव्स हर वन सो दैट इट इज एन इक्वल एक्सचेंज फॉर फेवर्स। यानी कि तनु उसे जब एक क्रेयॉन देगी तभी वो अपना एक दूसरा क्रेयॉन देगा। मान लीजिए उसको ग्रीन कलर की जरूरत है, एक स्केच पेन है, क्रेयॉन है, और वो कह रही है कि भैया मेरे को रेड चाहिए और तुम्हारे पास ब्लू है, तो वो कह रहा है कि एक काम करो अपना ब्लू वाला दे दो तब मैं रेड दूंगा। ठीक है ना, बच्चा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, लड़की मांग रही है तो ऐसे डेस्परेट नहीं है वो। अभी जैसे कोई कमेंट कर रहा था कि नहीं नहीं ये वाला भी ले लो, सारे ले लो यार, तुम मम्मी पापा ने जितने ये किताबें दिलाई हैं ये भी रख लो, वो वाली स्थिति नहीं है। बच्चे एकदम नॉर्मल रहते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो दैट इज इट इज एन इक्वल एक्सचेंज। इक्वल एक्सचेंज समझ रहे हैं, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक। ठीक है जी। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट इज कोमल एट। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर हैं जो कोमल हैं, बताइएगा, फटाफट से बताइए। म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं, टिट फॉर टैट कहते हैं, गिव एंड टेक कहते हैं, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। यानी बच्चा अगर दुकान से सामान भी लाने को कह दिया तो कहेगा पहले मुझे क्या मिलेगा मम्मी, तब लेके आऊंगा। तो वो सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। इसको इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी कहते हैं, यांत्रिक उद्देश्य अभिनिकरण या अभिविन्यास। ठीक है, कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है कोहलबर्ग की लेवल 1 में। गुड बाय नाइस गर्ल में तो वो बस शाबाश कह दो उसको, इतने में ही खुश है ना। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, एक तो आज एग्जांपल ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना और मैं कंट्रोल कर रही हूं। अगर हम बात करें सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग की तो ये लॉ एंड ऑर्डर 4th स्टेज है। ये क्या है, ये 3rd स्टेज है। ठीक, ये 4th स्टेज है। यहाँ अप्रूवल सीख करेगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन 5th हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर जो है वो है आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। In which stage of cognitive development do children begin to build on each other's play ideas, strengthen the understanding of that symbols represent objects? यानी कि symbols represent objects का क्या मतलब है, P for pen। P क्या है, पेन लिखा हुआ ना, क्या ये सिंबॉलिक ही तो है, लेकिन इसका मतलब ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहा है। सिंबल्स यानी जब आप भाषा को, सिंबल्स को समझने लग जाएं, जब आपको पता है कि राइट टर्न क्या है, वर्जित है, यू टर्न नहीं ले सकते हैं, तो आप सिंबल्स को समझ जा रहे हैं कि किसी एक बात को रेफर कर रहा है। जब भी बात सिंबॉलिक स्टेज की होगी, आंख बंद करके उत्तर दे देना है प्री ऑपरेशनल। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजे की स्टेज है। ठीक है, और प्ले स्टेज भी यही है, इसमें बहुत सारी तरह के प्ले होते हैं, और सेंसरी मोटर फॉर्मल ऑपरेशनल ये सब चलेगा नहीं यहाँ पे। प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फटाफट से बताएंगे, फिर हम आगे जाएंगे और शादी में जाके खाना खाएंगे। देख रहे हो मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7, अभी मैं कल परसों कोई कोट पढ़ रही थी, मतलब कोट होता है ना, कोट्स या मीम, तो कि पता नहीं क्यों इतना सजने पे इतना फोकस क्यों रहता है, शादी में जाके खाना ही खाना है यार, सिंपल कुछ भी पहन के चले जाओ, फोकस तो सबका खाने पे ही होता है। तो मैं आज वही करने वाली हूँ, बिल्कुल एकदम नहीं, तुम मुझे रिएक्शन मत दो बिल्कुल भी, चुप बैठ जाओ। आज मैं खुद ही इतने हंसी के मूड में हूँ। शौर्य सिंह जा चुके हैं, आज निशा आ चुकी है वापस पोल लगाने, देखिएगा। तो फाइनली मैं यही पहन के जाऊंगी, पूरा मोटिवेशन मेरा भरी हुई मैं मोटिवेशन से, जब तक 4 लोग मुझे कह नहीं देंगे सामने से हैं, और बिल्कुल गांव की भाषा में कि कमाती तो ठीक ठाक है, कपड़े भी पहन लेती। A 6-year-old child reasons that a taller glass has more water than a shorter glass and wider container, even though the liquid has been poured from the container to the glass in front of her eyes. According to Jean Piaget, this kind of reasoning by the child is due to the child's reasoning by the child is due to the child's inability to. कुछ समझ आया? नहीं आया तो समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है, एक 6 वर्ष की बालिका है जो सोच रही है, क्या 6 वर्ष का मतलब क्या है, 2 से 7 वर्ष, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है प्याजे की। ठीक है जी।
क्वेश्चन खुद आंसर बता रहा होता है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी है। यानी लंबा ग्लास मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, हम बना लेते हैं, घर की खेती है, कुछ भी बना सकते हैं हम, पागल भी बना सकते हैं किसी को। देखिएगा, एक ये लंबा ग्लास है और ये बच्ची कह रही है कि ये जो छोटा और चौड़ा ग्लास है इसमें पानी कम है और इसमें ज्यादा है, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं है, क्वांटिटी अगर सेम है, बस शेप और साइज का अंतर है। ठीक है, इतनी बात। यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है, यानी अगर वही 200 ml पानी था तो वो बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में डाल दिया, फर्क क्या पड़ेगा। पियाजे के अनुसार बालिका यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है, यानी कौन सी एक इनेबिलिटी है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रही कि पानी तो दोनों में बराबर है, शेप चेंज होने से क्या होता है ना, शेप चेंज होने से क्या होता है। और लाइक शेयर करने से बहुत खुशी मिलती है, तो आप वो कर दिया करो याद से। देखिएगा, सी ऑप्शन 51% लोग कह रहे हैं। भाई किस चीज में दिक्कत आ रही है बालिका को, तो बालिके को दिक्कत है डिसेंट्रेशन में, विकेंद्रीकरण में, अकेंद्रीकरण में। डिसेंटर करना क्या होता है कि वो ये नहीं देख पा रही, अगर इसकी शेप पे फोकस है तो शेप पर ये कि ये टॉल है, यानी किसी चीज की एक ही चीज पे सेंटर्ड है उसकी अटेंशन, और जहां पे ये वाइड है और क्या है, इसमें ज्यादा क्वांटिटी आ सकती है, इक्वल क्वांटिटी है, दूसरे एस्पेक्ट्स पे ध्यान ही नहीं है, यानी सेंटर्ड है अटेंशन, डिसेंटर नहीं कर पा रही, केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही है। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, डिसेंट्रेशन की प्रॉब्लम है, कंजर्वेशन की कमी है, संरक्षण की कमी है, 2 से 7 वर्ष में होती है, ये हमें पता होना चाहिए। सीरिएशन, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, अप्लाई, प्रपोजिशन, लॉजिक, कुछ भी यहां आसपास भी नहीं है बाकी के 3 ऑप्शन जो आपको कंफ्यूज कर सकें। यहां पे सेंट्रेशन लिखा होता है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट सेंट्रेशन तो उसमें प्रदर्शन अगर पूछ रही होती किस कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा रही है तो सेंट्रेशन हो जाता, लेकिन कमी यानी लैक किसकी है तो डिसेंट्रेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बदल देगा, हल्का से चेंज होगा और आप घबरा जाएंगे। अगर यहां पे ये पूछा होता, अंजू तबियत थोड़ी ठीक है, थोड़ी खराब है, बीच की स्थिति है, अगर हम बात करें ये पूछा होता कि बालिके अगर आपका जो ध्यान है वो एक ही चीज पे सेंटर्ड है, तो जो विशेषता है या लिमिटेशन है वो है सेंट्रेशन की, इनेबिलिटी किस चीज की है, डिसेंटर करने की। समझ पा रहे हो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, प्याजे वाली थियरी देख लेना, नहीं तो मैराथन सेशन अभी दिसंबर 1st वीक से शुरू करेंगे, या हो सकता है 1-2 दिन बाद शुरू कर दें, जैसे नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे फिर मैराथन सेशन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाइल्ड यानी एक बच्चा है और एक टीचर है। बच्चा कहता है आई एम नॉट एबल टू फिक्स दिस पार्ट ऑफ द पजल। बच्चा एक पहेली को सॉल्व कर रहा है, मान लीजिए सुडोकू हो सकता है, वो आपके न्यूज़पेपर में, या कोई पजल हो सकता है, उसको सॉल्व कर रहा है, वो कह रहा है कि यार मैं कर नहीं पा रहा, यार तो नहीं कहेगा टीचर को, बट आजकल बच्चे कमाल हैं, तो कह सकता है कि मैं पहेली को हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ जी, अब बताइए क्या करना है। ऋषभ गोयल कह रहे हैं मैम मेरी फ्रेंड बहुत टेंस्ड है एग्जाम की वजह से, मैम कुछ मेन क्वेश्चंस बता दीजिए ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। ऋषभ, फ्रेंड की हेल्प करना बहुत ही जरूरी होता है, वैसे भी हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। देखिए आप नोट्स पढ़ लीजिए सिर्फ, और जो सेशंस चल रहे हैं उनको देख लीजिए, और क्वेश्चंस की शीट में सीडीपी की भी दूंगी अलग से, बाकी हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में नोट्स में ही निहित हैं, तो उतना कर लीजिए, सिर्फ नोट्स पढ़ के कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। देखिएगा एक बार, टीचर ने कहा विच पीस शुड कम हियर एज दीज आर दी लेग्स ऑफ द कैट। तो वो जो पजल है उस पजल के बारे में बताते हुए टीचर ने कहा है कि बेटा ये जो है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्ली के पैर हैं, तो पैर में कौन सा टुकड़ा आएगा, जो पॉज होंगे उसके पंजे होंगे। तो बच्चों को क्या हिंट मिल गया है ना, हेल्प हो गई उसकी, बच्चे ने कहा हाँ पॉज आएंगे यहाँ पे तो पंजे आएंगे भैया। तो क्या हुआ, जब वो कर नहीं पा रहा था वहां उसको मदद मिल गई, हिंट मिल गई, खुद से नहीं किया, खुद से टीचर ने सॉल्व नहीं किया, स्कैफोल्डिंग कहते हैं सिंपल भाषा में। तो चाइल्ड टीचर ने कहा वेरी गुड, शाबाश, पीस लाइक अ पॉ, ढूंढो जाके कौन सा पंजे जैसा दिखता है पीस। बच्चे ने उठा के कहा ये वाला, ठीक है लगा दो, बात खत्म। किया बच्चे ने, बस हेल्प मिली है उसको। तो ये जो सोशल इंटरेक्शन है इसको स्कैफोल्डिंग मचान कहते हैं। ना तो इसमें ऑब्जर्वेशन लगेगी, ये स्कैफोल्डिंग है टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद, जब बच्चा अटक रहा हो, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम हो, हिंट देना हो, तब की बात है। ठीक है, राकेश कुमार कह रहे हैं वी आर लाइव नाउ, हेलो फ्रेंड्स, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू मैम, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, पटना बिहार से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जुड़ करके 31,000 लोग हो चुके हैं, 13,000 लोगों ने लाइक किया है। लाइक शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले मुझे ऐसे अजीब लगता था एक टाइम पे ये बोलने में, आज बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि एकदम एनर्जी बनी रहती है और कोई दूसरा फायदा नहीं होता इससे, है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें लेव वाइगोस्कीज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिचुएटेड
इन वाइगॉस्की की जो थियरी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से, साइकोसेक्सुअल पर्सपेक्टिव से, बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव से या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से? कोई हिस्ट्री की बात तो कर नहीं रहे हैं, है ना, कि हिस्ट्री ही पढ़ाओ सिर्फ। बिहेवियरिस्टिक तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कंडीशनिंग, इन सब की बात करते हैं। साइकोसेक्सुअल जो थियरी है वो सिगमंड फ्रॉइड की है, कि वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल अर्ज है हम सब में, लिबिडो है जो जन्म से ही होती है। ये थियरी आपके ज्यादा काम की नहीं है पेपर के हिसाब से, बट थोड़ा बहुत पता है तो ठीक है, मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है। सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL याद रखना है। जैसी बात वाइगॉस्की की आए तो ये निमोनिक आपको याद रखना है, 1 नंबर आपका बच जाएगा। ठीक है शिवानी कुमारी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग 90% लोग मेरे ख्याल में सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, प्याजे के ऊपर क्वेश्चन है। देखो 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम भी प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग से आने हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चंस, ज्यादा आएंगे बाकी सब्जेक्ट्स में भी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, पोल 9 का रहा है। आपके इंटरनेट में दिक्कत होगी सरकार। देखिएगा कल्याणी क्या कह रही है, मैम 11 दिसंबर वेस्ट बंगाल टेट है, उससे पहले जो मैराथन है वो देख लो, उससे पहले मैं मैराथन करा भी दूंगी। मुझे पता है वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और उस केस में एक और चीज है कि नोट्स मैं सारे शेयर कर दूंगी उससे पहले, तो आप उतना कर जाइएगा, लगभग सिलेबस सेम ही है, हेल्प मिल जाएगी आपको। नोएडा से हूँ, आप आ जाइए मेरे घर डिनर पे। दामिनी मुझे शादी में जाना है, मम्मी कहेंगी बेटा, वैसे मम्मी कुछ नहीं कहेंगे, मम्मी बहुत क्यूट है हमारी। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बेस्ड ऑन पिजेशियन प्रिंसिपल्स चिल्ड्रन लर्न, यानी प्याजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। यानी रचनावादी कक्ष में प्याजे के क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो फोकस करते हैं। इमिटेशन की बात प्याजे बिल्कुल नहीं करेंगे, वाइगॉस्की बिल्कुल नहीं करेंगे। इमिटेशन की बात बेंड्यूरा करते हैं, अनुकरण की। और भाषा के क्षेत्र में इमिटेशन यानी अनुकरण की बात स्किनर करते हैं, आपके नोट्स में मेंशन्ड है। ठीक है जी। थ्रू एक्सप्लेनेशन गिवन बाय अडल्ट्स, यानी बड़ों द्वारा दी गई व्याख्या। तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है ना व्याख्या में। बाय स्ट्राइविंग फॉर रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात देखिएगा प्याजे, वाइगॉस्की या जो भी रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं, वो नहीं करते। थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी, बच्चा सिर्फ डी ऑप्शन में ही एक्टिव है, जिसमें बच्चा सक्रिय है, वो बेस्ट ऑप्शन है। यानी स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, जो वो एक्टिविटीज खुद से करते हैं। पेन खोला, देखा, तोड़ा, कुछ किया एक्टिविटी, और उनको समझ आ गया ये ऐसे होती हैं चीजें, तो वो बच्चा क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है प्याजे के अनुसार, नन्हा वैज्ञानिक है, डिस्कवरी करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा, एक्टिविटी करके सीखेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। गार्डनर से एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही है, और बहुत प्यारी थियरी है गार्डनर की। देखिएगा गार्डनर से एक क्वेश्चन पूछा है, जवाब देंगे। कमेंट सेक्शन में आपके लिए टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, तो आप फेक चैनल से नहीं जुड़ेंगे एक तो टेलीग्राम के, और नोट्स या कोर्स के लिए कहीं भी फालतू जगह पे पैसे नहीं देंगे। मुझे बहुत मेल आ रहे हैं कि लोग 200 रुपए 300 रुपए में कहीं भी कोर्स ले रहे हैं। एक तो 200-300 का कोई कोर्स नहीं है मेरा, कम से कम भी 1000 से नीचे कोई कोर्स अभी तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पूरे इतनी सारी टीचर्स की टीम है, और वो भी करियरवेल ऐप पे होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं कोई कोर्स नहीं है, तो ऐसे फर्जी वेबसाइट्स वगैरह से बचिए, वो फ्री कंटेंट को पेड में बेच रहे हैं, या नोट्स बेच रहा है, अगर कोई प्रिंट आउट करा के बेच रहा है कोई, प्लीज बचिए उन चीजों से। देखिएगा एक्शन लिया जाएगा इन पे धीरे धीरे, जितनों पे हो पाता लेते भी हैं, बट अवॉइड किया जाता है, मतलब कि इस चीज को कि कोई ऐसे ही मान जाए तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इफ अ पर्सन हैज अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल, शी इज सेड टू। यानी कि गार्डनर की थियरी के अनुसार जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उन्होंने कहा है बच्चे कई तरह से इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, सिर्फ IQ या मैथ्स में अच्छा होना, लॉजिक का अच्छा होना बुद्धिमत्ता नहीं है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो एक व्यक्ति में स्किल है, एक कौशल है, किस चीज को समझने का, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, दूसरों के मोटिव्स, के सामने वाला अगर आके बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है तो आपको समझ में आ जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, किस उद्देश्य से बात हो रही है, फीलिंग्स, भावनाएं क्या हैं इसकी मेरे प्रति, और बिहेवियर्स या अपने प्रति भी, और बिहेवियर्स क्या है, व्यवहार क्या है, दूसरों के व्यवहार को समझने में बहुत ही सक्षम व्यक्ति क्या कहा जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखता होगा, अंतः व्यक्तिक बुद्धि रखता होगा। इंटर का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक, जैसे इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, ये क्या है 2 या 2 से अधिक। तो इंटर का मतलब है दूसरों को, अदर्स को समझने में, अदर्स की भावनाएं, वो लोग होते हैं ना जिनसे मिलकर सब खुश हो जाते हैं, है ना, कि अरे यार मजा आ गया, वो क्या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वो दूसरों की भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को, उनके मोटिव्स को, और ऐसे लोग कई बार मैनिपुलेट भी अच्छा कर लेते हैं, परसुएट भी अच्छा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है इन चीजों का। ठीक है जी, चलिए खैर, फिरदौस पोल वाली मैम आ गई हैं, मिलने के लिए सीटेट में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कम से कम भी 151, उससे नीचे की भेंट नहीं चलेगी। देखिएगा, तो इंटरपर्सनल यानी अंतः व्यक्तिक, इंट्रापर्सनल होता है सेल्फ, अगर यही बातें खुद के बारे में होती, अगर
अदर पीपल की जगह यहाँ सेल्फ लिखा होता है, जो खुद को समझने में अच्छा है, जो उसे क्या चाहिए जीवन में, वो कैसे सोचता है, अपने ही सोच को, अपने आप को समझने में अच्छा है। फिलोसोफर्स हो सकते हैं, बुद्धा इसमें आ सकते हैं। तो ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, सेल्फ को समझने में। ठीक, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, अनुभव से सीखना, ये इनका कोई प्रकार नहीं है, ना सोशल। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंटरपर्सनल। इंट्रा यानी अंतः व्यक्तिक होगा इंटरपर्सनल, और अंतर व्यक्तिक होगा आपका इंट्रापर्सनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है क्या आपका 12। टीचर्स शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट, टीचर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। वैसे दिल्ली में भी ऑफलाइन क्लास होगी, वहां मिलवा देंगे आपको पोल वाली दीदी से, डोंट वरी। देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से डिस्कस कर दीजिए। कर देंगे? और बताओ, कर देंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स, यानी टीचर्स शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू एग्जांपल्स व्हिच डिपिक्ट वुमेन एज नर्सेस, यानी जिसमें महिलाओं को नर्सेस के रूप में दिखाया जा रहा हो, एंड टीचर्स एंड मैन एज डॉक्टर्स एंड पायलट, यानी जो मैन है, जो पुरुष हैं, उनको पायलट और डॉक्टर की फॉर्म में दिखा रहे हैं हम एग्जांपल देते हुए। टीचर्स जब एग्जांपल दे रहे हैं तो, और महिलाओं को क्या कह रहे हैं, महिलाओं को या तो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं नर्सेस के रूप में या टीचर्स के रूप में, कि महिलाओं के लिए तो यही फील्ड अच्छा है ना। ये क्या है, किस चीज को प्रमोट करेगा, टीचर्स को ये करना नहीं चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि किताबों के लिए हैं ये बातें, किताबों में बातें बहुत ही विद्वान लोग लिखते हैं कई बार, और ये बहुत ही बड़े पॉलिसी मेकर्स या जितनी भी पॉलिसीज होती हैं भलाई के लिए होती हैं आपकी, तो उनको अगर हम इंप्लीमेंट धीरे धीरे नहीं करेंगे तो हमारा फेलियर है इसमें, है ना। कि अगर हम ये कहें बस किताबी बातें, दैट मीन्स हम अप्लाई नहीं कर पा रहे और हम किताबों तक ही छोड़ पा रहे हैं उस चीज को। तो थोड़ा सा इस चीज को ऐसे लेना है कि दिल में भी उतरे ये बातें, अच्छा सब्जेक्ट है। बी ऑप्शन है 76% लोग। इस चीज से किसको बढ़ावा मिलेगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा मिलेगा, कि आप रूढ़िबद्ध बना रहे हैं, आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं काम को जेंडर से। जबकि जो काम नर्सेस कर रही हैं, अगर वो फीमेल्स हैं तो वो भी वही करेंगी, मेल नर्स हैं तो वो भी वही करेंगे, है ना। डॉक्टर अगर फीमेल है, हाउ डज इट मैटर, काम काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को आप बढ़ावा देंगे, तो इसलिए आपको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपने आप को एज अ टीचर, कि आप ऐसे एग्जांपल ना दें कि बच्चों के दिमाग में ये भर जाए कि अगर मैं लड़की हूं तो मैं यही वाला काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लड़का हूं तो कुछ भी कर सकता हूँ या ये नहीं कर सकता हूँ। ठीक, तो स्टीरियोटाइप, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह तो नहीं बढ़ रही है, यहाँ से स्टीरियोटाइप क्रिएट जरूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, जो समाज में कुरीतियां एक तरह से या रूढ़िबद्धताएं चली आ रही हैं जमानों से, क्योंकि उन्हें कोई चेंज करने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे परिवर्तन आता है ऑफ कोर्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, बताइएगा। अंजनी कह रही हैं स्टार्टिंग में 3 गलत हुए, लगा कि आज तो मैं गई। ऐसा पेपर में भी होगा अंजनी, कि कई बार क्या होता है कि आप प्रेशर में होते हैं या आपने पहला क्वेश्चन देखा और दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया बाय चांस, तो आपको लगता है ये गलत हो गया, अब तो पता नहीं यार बहुत मुश्किल पेपर है, बहुत मुश्किल पेपर है। जबकि ऐसा होता नहीं है, पेपर एक सर्टेन लेवल से ही सेट हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ परसेंट कुछ मुश्किल होंगे, और जो आपने पढ़ा हुआ है वो मुश्किल लगेगा नहीं आपको। तो इस चीज को लेके तो तैयार रहना है कि थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, असर्शन कथन है, और उसका तर्क है। कथन क्या है, अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन अ प्राइमरी क्लासरूम इज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी एक भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए। चार्ट्स लगे हुए हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं, क्लासरूम में अलग अलग चीजें हैं, लैंग्वेज गेम्स वगैरह हैं, तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, अभी हिंदी के मिलेंगे इंग्लिश के मिलेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है, लैंग्वेज के लिए प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, फैमिलियर एनवायरनमेंट जरूरी है। ठीक है जी, तो ये बात तो ट्रू है। रीजन क्या है इसका, इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। अब बात कहीं की हो रही है, आप कहीं और के गाने गा रहे हैं, है ना। तो ये वैसा ही हो गया कि क्वेश्चन चल रहा हो 13 और निशा मैडम बोल दें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये क्या हुआ, ये इमोशंस जो हैं वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। ये अपने आप में बात सही है, बट इसका रीजन तो सही नहीं है, समझ पा रहे हो ना। रीजन सही नहीं है, वैसे स्टेटमेंट सही है अपने आप में, तो ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। अब बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। ए कह रहे हैं 57% लोग। मैम किशनगंज बिहार से हैं, 2 बार सीटेट क्वालिफाइड कर लिए हैं। पालतू चाचा बहाली नहीं देता है, अच्छा पलटू चाचा, ओके। और भोज रुका हुआ है, तब तक आप भोज खिला दीजिए। भोज मतलब भोजन या और कुछ बोलते हैं? नहीं, भोज तो समझ आ गया, बट पता नहीं है किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ, भगवान जाने। आजकल लोग खतरनाक हो गए हैं। भोज रुका हुआ है, शादी वादी को तो नहीं कह रहे हो यार, कर लो फिर, कोई बात नहीं, क्यों रुक के रखे हो।
देखो एक बार, अगर हम बात करें, कोई बात नहीं, अब वो तो जो चीजें जैसे हैं सिस्टम के अनुसार चलते हैं कई चीजें, देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कितने की, अब इतने बाकी जगह की तैयारी कीजिए, जहां पे भी नौकरी पहले मिल जाए, जिस भी स्टेट में जहां निकले वैकेंसी उसके लिए तैयार रहिए, अपनी मेहनत बराबर करते रहिए, फिर अपने मनपसंद की जगह पे चले जाइएगा जब वहां वैकेंसी निकले, क्योंकि सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है कि वैकेंसी कब निकले तो हमारे हिसाब से निकल जाए, या सारी चीजें पॉलिटिकल चीजें भी बहुत इन्वॉल्व रहती हैं, उनको लेके क्या ही कहें। 53% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मेरे बताने के बावजूद भी आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपने रट्टे लगाए हुए हैं कि जैसे ही ये दिखे ए एंड आर दोनों सही हैं, सब सही है, ये कह दो। नहीं, ए और आर सही है, बट आर जो है वो सही तर्क नहीं है ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर अपने आप में बात सही है बट ए के विषय में सही नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर इसका बी होगा कि इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट बात तो यहां इसकी चल रही थी कि जो प्रिंट रिच एनवायरमेंट है वो दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कहता है, हरजोत गेट्स वेरी अपसेट व्हेन शी डज नॉट रिसीव अ स्टार ऑन हर असाइनमेंट, शी गेट्स डिफेंसिव एट एनी क्रिटिकल रिमार्क ऑन हर वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक अप्रोच वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन दिस केस। यानी कि जो हरजोत है वो जब उनको कोई भी काम दिया जाता है, कोई भी असाइनमेंट दिया जाता है, तो उसमें अगर उनको स्टार ना मिले, कुछ बच्चे होते हैं ना वो जबरदस्ती भी आ जाएंगे, काम अच्छा नहीं है फिर भी कह मैम स्टार दे दो यार, मेरे को बिना स्टार के नींद नहीं आती, घर पे जाके गुड लिख दो, वेरी गुड लिख दो मैडम, है ना। तो अगर उसको स्टार ना मिले तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है और डिफेंसिव भी हो जाती है। यदि उसको क्रिटिकल रिमार्क दे दो, कोई भाई हर दिन स्टार मिलेगा ये किसने कह दिया, हर दिन 30 में से 30 आएंगे, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। कभी कभार 29 भी आ सकते हैं, 28 भी आ सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी, ठीक। तो क्रिटिकल रिमार्क अगर टीचर दे दे, क्रिटिकल रिमार्क क्या है, आलोचनात्मक टिप्पणी कि बेटा ये चीज सही नहीं है या ये ऐसे होना चाहिए, तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाता उससे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी जरा सी आप बुराई करो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, खैर ये तो बच्ची है, बच्चे तो वैसे ही होते ही ऐसे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक अप्रोच वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन दिस केस, यानी इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। फीडबैक कैसा दिया जाना चाहिए ऐसे बच्चे को, क्योंकि ये बच्चे का अपना इमोशनल स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है कि वो क्रिटिकल फीडबैक बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ बच्चे कर लेते हैं और उसको स्टार चाहिए। तो आप कैसे डील करेंगे, इंडिविजुअल नीड्स का मामला है। पहला ऑप्शन है गिविंग हर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड अलाउइंग हर टू रिवाइज हर वर्क। बात तो सही है, देखो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत ही प्यारी चीज है, कंस्ट्रक्टिव वर्ड ही प्यारा है अपने आप में, क्योंकि रचनात्मक प्रतिपुष्टि जिसमें बच्चों को मौका मिले डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो चीजों को देख पाए, सीख पाए, और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज करने के लिए ऐसा फीडबैक दे रहे हैं जिसमें वो दोबारा से उस चीज पे काम कर सके अगर कोई गलती है कहीं तो। बात तो ठीक है। बी ऑप्शन है मेकिंग श्योर दैट शी गेट्स अ स्टार ऑन एवरी असाइनमेंट टू नॉट मेक हर अपसेट। देखो बच्चे के प्रति कंफर्मिटी नहीं दिखानी होती कि वो गलती कर रहा है तब भी हम उसे सही नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर तो आप दास प्रथा में चले गए, ठीक। तो ये सुनिश्चित करना कि उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिलेगा, तो उससे उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। जिस टास्क में उसको स्टार नहीं मिलना था वहां पे भी दे दिया तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसने स्टार लायक काम भी किया है कि नहीं। मेकिंग श्योर दैट शी डज नॉट गेट अ स्टार और एनी अदर रिवॉर्ड ऑन असाइनमेंट सो दैट शी बिकम्स यूज्ड टू इट, मतलब ये मेक श्योर करेंगे तुम्हें स्टार देंगे ही नहीं, बच्चों से पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालनी है। डी ऑप्शन है नॉट गिविंग हर एनी काइंड ऑफ फीडबैक, ये भी खराब है, फिर आपने बच्चे में परिवर्तन के लिए कुछ किया ही नहीं, फीडबैक तो देना पड़ेगा। तो एक ही उत्तर पॉजिटिव लग रहा है यहाँ, वही सही उत्तर है कि उसे एक तो रचनात्मक प्रतिपुष्टि देंगे, फीडबैक देंगे क्रिएटिव वे में कि बेटा इसको ऐसे भी किया जा सकता था, देखो और अच्छा लगेगा ऐसे करेंगे तो, और रिवाइज करने को एक बार काम करने को कहेंगे, ना कि डायरेक्ट ये कहेंगे अरे बहुत बेकार काम है, ऐसे नहीं, बात को घुमा करके कहेंगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। नॉट वाले क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं कि पोर्टफोलियो की विशेषता कौन सी नहीं है। पोर्टफोलियो समझते हैं, एक फाइल है जिसमें आपके कच्चे चिट्ठे हैं बच्चे के, यानी जो भी जरूरी बातें हैं उसके बारे में, उसकी अचीवमेंट्स हैं, कुछ अलग किया है, वो सब रिकॉर्ड होता है क्रमिक तरीके से, प्रोग्रेसिवली। एक मिनट रुको, मॉक टेस्ट का ऑप्शन अभी ऐप में मिल जाएगा। हाँ, भोज मतलब शादी का खाना ना, मुझे पता था, ऑलमाइटी मुझे पता था, थोड़ा सा आइडिया था मुझे, हैं देखा, हल्के में ले रहे हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की कमी है हमें, है। देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात पोर्टफोलियो के बारे में सही नहीं है। तो पोर्टफोलियोज कलेक्ट वर्क सैंपल्स ओवर टाइम, यानी एक समय अंतराल पे एक चरण में अलग अलग कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन,
एक फाइल में, रिफ्लेक्टिंग डेवलपमेंटल चेंजेस, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू है, बट हमें तो फॉल्स चाहिए। पोर्टफोलियोज इन्वॉल्व स्टूडेंट्स डिजाइन, कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, बच्चे का जो भी अभिकल्प है, जो भी उसने संग्रह, जो भी उसकी सारी चीजें हैं वो वहां हम रखते हैं, ये भी बात ट्रू है। अब आता है सी ऑप्शन, पोर्टफोलियोज प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन दी असेसमेंट ऑफ देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। सेल्फ रेगुलेशन, बच्चा खुद भी रेगुलेट कर पाएगा स्वयं के अधिगम को, इस तरह से फाइल बनी हुई होती है, चलो ठीक है। डी ऑप्शन है, पोर्टफोलियो कॉम्प्राइज ऑफ डिसकनेक्टेड टेस्ट एंड क्विजेज एंड हेल्प इन असर्टेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ये बात गड़बड़ है, ये पॉजिटिव नहीं है बच्चे के विषय में। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं। देखिए, एक तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, तो इसमें पेन पेपर टेस्ट कम होगा, दूसरी बात होगा ही नहीं। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, आपको प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग फोकस नहीं करना होता, प्रोसेस ऑफ लर्निंग पे फोकस करना। प्रोडक्ट का मतलब आप जजमेंट दे रहे हैं, इतने परसेंट मार्क्स आ गए, वो प्रोडक्ट असेसमेंट है। प्रोसेस क्या है कि कैसे हो रही है लर्निंग, उस पर ध्यान देना। तो ये गलत है, क्योंकि ये बच्चे के जजमेंट के बारे में बात करेगा, जबकि पोर्टफोलियो फीडबैक के लिए या उसकी उन्नति के लिए है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अबरार खान कह रहे हैं मैम फर्स्ट टाइम सीटेट एग्जाम दे रहा हूं, कोई आइडिया नहीं था पर आपकी क्लासेस अटेंड करने से बहुत हौसला मिला, थैंक यू। मैथ्स पेडागोजी भी करा दो यार, आज मैथ्स पेडागोजी ही करानी थी, बट मैं इतनी व्यस्त हो गई चीज़ों में कि बस पूछो मत आप। देखिएगा, मैथ्स पेडागोजी हम मंडे करेंगे, डोंट वरी। देखिए, इंटरनेट बचा के रखना, पीडीएफ प्रिंट नहीं हो रही, बिल्कुल हो जाएगी पीडीएफ प्रिंट, अब तो मैंने करा दिया है उसको उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मैं कर दूं सरकार आके, इतने तो सॉल्यूशन खुद निकाल लिया करो। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू अकॉम्प्लिश द गोल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी आपको एक गोल अकॉम्प्लिश करना है, उन बच्चों को सिखाना है जिनकी नीड्स क्या है, स्पेशल है, ठीक, और नीड्स इन अ रेगुलर क्लासरूम, एक रेगुलर क्लासरूम में, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट एंड नीड्स, यानी जो व्यक्तिगत बच्चे हैं, अलग अलग बालकों की आप क्या पहचानेंगे, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, यानी मजबूतियां क्या हैं, किस चीज में अच्छे हैं बच्चे, उनकी रुचियां किस चीज में और उनकी आवश्यकताएं कैसी हैं, बिल्कुल सही बात है। डिसरिगार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस चाहिए। डिसरिगार्ड कैसे कर सकते हैं आप, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सभी बच्चे एक ढंग से नहीं सीखते, अलग अलग तरीके से सीखते हैं, बात तो सही है। फिर आता है सी ऑप्शन, अडॉप्ट असेसमेंट स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट लर्निंग, यानी अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना, यानी आप ऐसी आकलन युक्तियां अपना रहे हैं जिससे लर्निंग बेहतर हो, फैसिलिटेट करना मतलब लर्निंग बेहतर हो। प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, याद रखिएगा ये आईईपी बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल एजुकेशन के केस में भी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी, कि व्यक्तिक शैक्षिक योजना क्या होती है, इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग प्लान बनाना, जरूरत पड़े तो पेरेंट्स को भी शामिल करना। तो ये भी पॉजिटिव, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड ही नेगेटिव है, जहां सेकंड है उसको हटा देंगे, है ना, और सेकंड तो ये तो हट ही गया, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ही क्यों, फोर्थ भी सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन बेटर है बी से, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 60% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बाण वाले क्वेश्चन होते हैं जिससे आप घबरा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, टच एंड अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन, इम्पेयर्ड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओवर डिपेंडेंसी ऑन रूटीन्स एंड अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टेक्ट विद अदर्स आर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन डीलिंग विद। एक बच्चा है जिसको आई कॉन्टेक्ट करने में दिक्कत होती है, दूसरों को फेस करने में दिक्कत होती है, आई कांटेक्ट बनाने में दिक्कत होती है, रूटीन में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए तो बेचैन हो जाता है, कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती है, और सेंसरी चीजों के प्रति जैसे लाइट, साउंड, टच, इन सब के प्रति बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव है। तो प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामूहिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता। किसका लक्षण है ये? ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें कई सारी समस्याएं आती हैं। ऑटिज्म में बेसिकली क्या होता है, एक तो बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर करेगा, यानी सेम स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर बोलते हैं उसको स्वालीनता में, कि बार बार सेम चीज को रिपीट करेगा, अगर कुछ कर रहा है तो वही किया जाएगा। अगर आसपास के माहौल में उसके थोड़ा सा चेंज हो जाए रूटीन में, या जो भी जैसी भी सेटिंग है उसके एनवायरमेंट में, तो भी उससे भी वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। आई कॉन्टेक्ट करने में दिक्कत होगी, कम्युनिकेट करने में अपनी बात को दिक्कत होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेंटली प्रॉब्लम इनको होती है, सीख नहीं सकते। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये किसका उदाहरण है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का, ठीक है। ये अपने आप में कैटेगरी है, बाकी कुछ इसके साथ जाता ही नहीं है, तो उन ऑप्शंस को पढ़ के भी फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव इंटरवेंशन टू इंक्लूड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन अ क्लासरूम। यानी निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति, कौन सा तरीका कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को, सुविधा वंचित कौन है? मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर हैं जो बच्चे, किसी भी वजह से जो सोशियो इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड हैं,
उनको कैसे क्लास में हम इन्वॉल्व करें, यानी या तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब परिवार से हो सकते हैं, समाज ने उनको जाति, रंग या किसी भी आधार पे साइड में रखा है, मार्जिन पे रखा है, तो ऐसे बच्चों को कैसे डील करेंगे। सोशल साइंस के लिए इस बार तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी ममता। आप प्लीज एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर को रेफर कीजिए। पिछली बार 112 आए थे पेपर 1 में, सोशल साइंस में समझ नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी पढ़नी थी सिर्फ ममता, सिर्फ एनसीईआरटी 6th 7th 8th की, अगर पेपर 2 सोशल साइंस और साइंस एंड मैथ्स की बात करें, और प्रीवियस ईयर। बट अभी इस बार नहीं, अगली बार कुछ प्रावधान करेंगे। देखिएगा डी ऑप्शन, यानी सेग्रीगेटेड सीटिंग। आप एक तो सीडीपी हिंदी इंग्लिश अच्छा कर लीजिए अपना, और प्रीवियस ईयर लगा के एटलीस्ट 60 में से 30 नंबर 40 नंबर कुछ ले आइए वहां पे, तो आपका पेपर 2 भी निकल जाएगा। देखिएगा, बताइएगा। डी ऑप्शन कह रहे हैं 74% लोग। देखते हैं कौन सा सही तरीका नहीं ऐसे बच्चे के लिए जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से आता है। तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी बच्चे को पार्टिसिपेट करने के अलग अलग एक्टिविटीज में दूसरे बच्चों के साथ, हर बच्चे के साथ घुलने मिलने के मौके देंगे, ये तो पॉजिटिव बात है। हमें नॉट चाहिए। एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ स्कूल, यानी आप ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा लगभग हर गतिविधि में पार्ट ले सके, अपने आप को अकेला महसूस ना करे। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, ऐसा तो नहीं ये बच्चे स्कूल छोड़ जा रहे हैं, माहौल ठीक नहीं लग रहा है उनको, कोई भी रीजन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डी ऑप्शन है सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एफिलिएशन, कि भैया तुम फलानी जाति, फलाने समूह, फलानी आर्थिक स्थिति से हो, गरीब परिवार से हो या इस जाति से हो, साइड में बैठो। ये गलत है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे प्रकृति हम सभी को, मदर नेचर एक साथ लेकर के चलती है, बारिश होती है तो सभी के लिए होती है, हवा चलती है तो सभी के लिए चलती है, धूप निकलती है तो सभी के लिए निकलती है। ऐसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करना है कि हर बच्चे को सिखा पाए डिस्पाइट एनी डिफरेंस। तो सेग्रीगेट करना नेगेटिव है, और जो नेगेटिव है, जो गलत है, वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, मैच द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन है, डरिएगा मत, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं आप देख भी पाएंगे या नहीं, प्रयास कीजिए। देखिएगा, बेसिकली डिसेबिलिटीज लिखी है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और ये आप मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे करियर ऐप पे, ये फ्री में। मैम मेरा नाम राहुल साहनी, यूपी से हूँ, माऊ से हूँ। अच्छा, माऊ डिस्ट्रिक्ट है ना। सीडीपी में टेस्ट मारते हैं तो कभी कम तो कभी ज्यादा नंबर आते हैं, क्या करें। साहनी, एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी जगह पे आप टेस्ट दे रहे हैं वहां जो आंसर्स हैं वो ऑफिशियल आंसर की से दिए हुए हों, ठीक है। दूसरा, उस पैटर्न पे हो वो क्वेश्चंस, या तो प्रीवियस ईयर करिए, इस टाइम पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लोगे इनफ हो जाएगा। वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में इधर उधर, कई बार या ज्यादातर तो एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे सेट हैं ऑनलाइन के। तीसरी बात, कभी कम कभी ज्यादा होना नॉर्मल है, कि आप किस मन स्थिति से बैठे हैं, और ऐसे टॉपिक्स चुन के निकालिए कि किस तरह के टॉपिक्स में आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उनको एनालाइज करेंगे अगर आप, तो पता लग जाएगा कि समस्या है कहां। और इनफ प्रैक्टिस करिए, ये सेशन जरूर लीजिए। सिर्फ आप आंख बंद करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे और उनको एनालाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां हम क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉपर। समझ पा रहे हैं बात को? तो समझते हैं और बढ़ते हैं राहुल आगे। मैच द फॉलोइंग, क्या है मैच करने को? डिस्फेजिया है, हमें पता है, ये मैंने आपके नोट्स में भी दिया है। डिस्फेजिया क्या है? भाषा को समझने या बोलने से संबंधित डिसऑर्डर है। फेजिया मतलब अफेजिया, डिस्फेजिया, ठीक है जी। तो डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट का 4 हो गया, तो बाकी ऑप्शंस तो हटा ही देंगे भाई, थर्ड नहीं हो सकता फर्स्ट का, और फर्स्ट भी नहीं हो सकता, 4 है। फिर डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया हमें पता है मोटर स्किल्स, चलने फिरने, दौड़ने भागने, बैलेंस बनाने, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, इन सब में, पेन पकड़ने, टाई बांधने, जूते के लेसेस बांधने। तो बी का हो गया फर्स्ट, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही हट जाएगा। फिर भी चेक कर लीजिए, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया क्या है? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ये तो इसके सामने ही लिखा हुआ है, तो सी का हो गया थर्ड, तो ये तो अपने आप ही हट जाता क्योंकि ये 4th तो हो नहीं सकता था, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20th पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20th? देखिएगा एक बार, 20वां सवाल क्या कहता है ये बताइएगा आप। फिर हम किसी को सेकंड क्वेश्चन में भी दिक्कत थी वो पूछेंगे, पता नहीं इतना हेडेक क्यों है मुझे, शायद ज्यादा हो गई हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो प्लीज, 2 और 12 दोनों देख लेंगे, डोंट वरी, दोनों देख लेंगे। मैम आज पता चला सीटेट हार्ड क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम होता है ना अगर, तो वो उसी तरह से उसी पैटर्न पे डिजाइन होता है कि सारे क्वेश्चन ना इजी होंगे, और अगर ऐसा ही होता, इतना ही इजी होता, तो फिर तो सही अप्रोच से जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग 70% 80% लोग फेल ही हो रहे हैं ना पेपर में। देखिएगा 91% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, सी कह रहे हैं। देखते हैं, टीचर क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ नया सोचने को बढ़ावा कैसे दे? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन को बढ़ावा कैसे दे?
पहला ऑप्शन है बाय कीपिंग कांस्टेंट सर्विलेंस, यानी बच्चों पर निगाह रख के, निगरानी रख के, कहां से, उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी जब जाके वो 4 चीजें ट्राई करेंगे। आप कोई सीसीटीवी कैमरा थोड़ी हैं, टीचर हैं। बाय एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस देन परफेक्शन फ्रॉम एवरी लर्नर, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट निगरानी रखना तो फिर वो ऐसा हो गया ना कि बच्चों को, आप बच्चे ने देख भी लिया आपको तो आप घूर रहे हैं उसको, है ना। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं होता ना आप घूर रहे हैं। आप शादी में जाइए, जैसे आज मुझे शादी में जाना है तो मुझे चीजें याद आ रही हैं। आप शादी में जाइए या आप कहीं और जाइए, अब ये स्पेशली थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं इसको कि सोसाइटी ने तो क्या किया, कंडीशन किया है, तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल घूरते हैं, कुछ आंटियां हो सकती हैं ऐसी, है ना, तो वो घूर सकते हैं आपको, तो वो सर्विलेंस सीसीटीवी कैमरा है। एक होता है ऑब्जर्वेशन, हाँ यार आपने देख लिया सामने वाले को, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आपने ऑब्जर्व करके छोड़ दिया, बट उनको बाल की खाल निकालनी है ना, कौन से कपड़े पहने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, हाइट कितनी है, क्या है, पूरा वो सर्विलेंस पे लगा देंगे। तो आपको ऐसा सर्विलेंस सिस्टम नहीं बनना, इससे क्रिएटिव थिंकिंग की बैंड बच जाएगी, ठीक है ना। बी ऑप्शन है बाय एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस देन परफेक्शन फ्रॉम एवरी लर्नर, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कुछ कम, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करना, यानी आप ये कह रहे हैं कि परफेक्शन से कम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो परफेक्शन एक दिन में तो आता नहीं है। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी 6 साल पहले, तो वो वीडियो आप देखिए और आज का सेशन जो हम कर रहे हैं उसको देख लीजिए, तो परफेक्शन कोई एक दिन का काम नहीं है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले ट्राई तो करने दीजिए बच्चे को। फिर आता है सी ऑप्शन, बाय प्रोवाइडिंग लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट वेज। ये बिल्कुल सही है, जब भी क्रिएटिविटी की बात आएगी तो डिफरेंट वेज, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन की बात होगी, दिशाओं में सोचने की बात होगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन फिर से बता देंगे, 2 नंबर क्वेश्चन भी फिर से बता देंगे, पहले 30 क्वेश्चन पूरे होने दो। मैम आप शादी में कब जाएगा? बस अभी जाएंगे, क्लास खत्म होते ही मुंह धो के और निकल लेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कितने, सी की, ऑप्शन नंबर सी, बाय सेलेक्टिंग वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटीज। अगर आप सिर्फ डिफिकल्ट एक्टिविटीज और रिजिड डायरेक्शन देंगे, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, एक तरीका काम नहीं कर रहा दूसरा करेगा, तो सी ऑप्शन 90% लोग सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। अजहर कह रहे हैं मैम सीटेट पास करने के लिए क्या करें, मैथ कम आती है, तो मैथ कम आती है सीटेट में चल जाएगा, मैथ कम आती है अगर। हालांकि आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते किसी भी सब्जेक्ट को, क्योंकि मैथ्स में भी पेडागोजी के 15 नंबर हैं, तो वो पेडागोजी अच्छे से कर लीजिए। उसमें भी कुछ सवाल 10 सवाल ऐसे हैं जो रिपीट ही होते हैं हर बार, वही टॉपिक्स हैं, वही कहानी है, बस ऑप्शन थोड़ा बहुत इधर उधर दे देगा, तो उसके लिए नोट्स भी मिल जाएंगे। मैराथन सेशन पुराना भी देख सकते हो, नया भी अभी होगा वो देख सकते हो, है ना। और बाकी के जो 15 नंबर है उसमें कुछ तो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो 5-6 नंबर तो आप वहां भी ले आओगे कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तैयार होके अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, मनीषा कह रही है। मनीषा फिर तो क्लास की छुट्टी ना कर देती मैं, हैं? ठीक है मैम, आई एम फ्रॉम बिहार बट एग्जाम सेंटर वाराणसी का लिया हूँ मैम, क्वेश्चंस में कोई चेंजेस तो नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे संदीप, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, ठीक है ना। ऐसे गांव में कहावत है कि लाल तो गूदरों में नहीं छिपते, तो ऐसे वाले ऐसे खुद को ऐसे मोटिवेट करके जाऊंगी मैं कि हाँ मैं ही सबसे अच्छी लग रही हूँ, ठीक है ना। तो चलो आते हैं, अगर हम बात करें व्हाट सीक्वेंस अ चाइल्ड शुड अडॉप्ट व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी किस सीक्वेंस को अपनाना चाहिए बच्चे को समस्या समाधान के दौरान, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। बस भगवान करे कोई शादी से ना देख रहा हो ये वीडियो, नहीं तो लोगों को लगेगा भाई इतने दुखी थे तो आए क्यों थे। देखो एक बार बताइए फटाफट से, 9 सवाल और हैं आपके, फिर हम आज की क्लास समाप्त करेंगे। बहुत बढ़िया मोहम्मद, अरे हम सभी महान हैं यार, खुश रहो। देखो अगर हम बात करें तो इसमें मिक्स्ड आंसर्स आपके आ रहे हैं। 51% लोग ए कह रहे हैं कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल सही बात है, पहचान करेंगे समस्या है क्या, हाइपोथेसाइज करेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है, परिकल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे क्या क्या चीजें हम इसके सॉल्यूशंस में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें अगर हम बात करें ये देखो साहेब को मजे लेने हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बताऊंगी। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, अब आपने जो परिकल्पना बनाई थी, आपके दिमाग में जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस थे, संभावित आपके पास जो सुझाव थे वो सही हैं कि नहीं, उनको टेस्ट करेंगे एक एक करके, फिर डेटा कलेक्ट करके उसको भी चेक करते हैं कि क्या सही हुई है चीजें या नहीं। बात तो ठीक है, उतनी गलत नहीं है। पहले डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। और कुछ जो थियरीज हैं वो कहती हैं पहले आइडेंटिफाई करो, कुछ है वो कहेंगे पहले डिफाइन करो, आइडेंटिफाई कर लिया अब डिफाइन करो। तो ये दोनों ही बातें सही है। कई जगह पे ये आपका स्टेप 1 यहां से शुरू होगा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, फिर हाइपोथेसाइज करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को। इसमें बोर्ड ने भी ए और सी दोनों को सही माना है। अगर आप बैचेस में भी पढ़ेंगे पेडागोजी स्पेशल में भी,
तो मैंने आपको बताई हुई है प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई अप्रोच हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिए हैं, ठीक है ना। तो उस केस में ना तो ए गलत है ना सी गलत है, दोनों ही सही है। बट ज्यादातर जो ज्यादा सर्वमान्य जगह है वो है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फिर डिफाइन करते हैं, तो ये दोनों ही सही है, बाकी एनालिसिस तो बाद की बात है। तो ए और सी दोनों सही हैं, इसमें से जो भी आपने आंसर किया है बोर्ड ने दोनों को ही सही माना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। और कोई कह रहा था कि बेस्ट फ्रेंड आए हुए हैं लगता है शादी में, कोई इतनी है तभी आप खुश हैं शादी में जाने के लिए। मम्मी और पूरी दुनिया के जितने भी रिश्तेदार हो सकते हैं सब उस शादी में है ना। तो मुझे किसी बेस्ट फ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और शादी ही बची है एक जगह मिलने की है। देखो एक बार अगर हम बात करें, तुमको नहीं हंसना है आज देखिएगा, अगर हम बात करें, आपके सीडीपी के नोट्स 2 बार रिवाइज कर लिए हैं, आपके मैराथन का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे यार, डोंट वरी। मैं हंसी मजाक के मूड में हूँ क्योंकि मुझे पता है इतना प्रेशर है ना काम का और चीजों का और इतनी सारी चीजें मैनेज करने को, और मेरा 2% भी मन नहीं है सच बताऊं तो, बट ठीक है। देखिएगा एक बार, ए है 85% लोग, यानी जो कह रहे हैं कि ठीक है। देखते हैं, सीक्वेंस पूछा है अडॉप्ट करने के लिए, ये तो हो चुका है भाई। ये दोबारा से आ गया क्या क्वेश्चन, या हम इन्हीं बातों पे अटक गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। ये आपने पोल कौन सा लगाया मैडम? 21 लगाया था। ओके चलिए, अगर हम बात करें 22 की या 22वें सवाल की, ये कहता है, आर टीचर हु बिलीव्स दैट ऑल स्टूडेंट्स इन हर क्लास आर कैपेबल, यानी हर एक बच्चा कैपेबल है, उसमें क्षमता है खुद को इम्प्रूव करने की, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की, मेहनत करके स्टडिंग मोर, बाय स्टडिंग मोर एट्रीब्यूट्स द चिल्ड्रन सक्सेस टू देयर व्हाट, बताइएगा। यानी एक शिक्षक है जिसका ये मानना है, क्या मानना है बताइएगा एक बार, बताइएगा। हाँ देखो, पूजा सिंह मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने पे लगी हुई है, कह रहे हैं आप सिंपल ही बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही बढ़िया पूजा, आंसू आ गए मेरे ये सुन के। देखिएगा, अगर हम बात करें, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, यानी अगर बच्चा मेहनत करे तो एबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। एबिलिटी यानी क्षमता क्या है, इंक्रीमेंटल है, बढ़ाया जा सकता है एबिलिटी को, आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो ऐसा टीचर चिल्ड्रन सक्सेस टू देयर किस चीज को फोकस करेगा, कि सफलता का श्रेय किस चीज को देगा, एफर्ट को, एबिलिटी को, एंजाइटी को, या जेनेटिक मेकअप को। तो ऐसा टीचर फोकस रखेगा एफर्ट को, क्योंकि एबिलिटी तो इंक्रीमेंटल है ना, क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो क्षमता को अगर, फिर तो क्षमता का मतलब ये हो गया बच्चों की योग्यताओं को, तो योग्यता तो आज जिसको आता है उसी को मान लिया, बाकी जिसको आज समझ नहीं आ रहा तो वो तो करेगा नहीं। तो एबिलिटी तो इंक्रीमेंटल है, बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों के प्रयास को कि बेटा मेहनत करो, कैपेबल हो, तुम सीख जाओगे, अगर आज एबिलिटी नहीं है कल आ जाएगी। आनुवांशिकता को बिल्कुल भी नहीं, एंजाइटी को नहीं, बच्चों के प्रयास को। इसमें आप फंस गए, गलत उत्तर दे दिया आपने, एफर्ट होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 23 जवाब दीजिए बताइए। हर्षिता कह रही है येलो वाले कपड़े पहन के जाओ, ये स्वेटर अच्छा नहीं है। और कोई बात, मेकअप भी कर जाओ आके कोई। अगर देखो एक बार, अगर हम बात करें, आंसर करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है 23। नंबर 23 है। देखो, हम वीकेंड ऐसे ही मनाते हैं, हमारा सैटरडे दुनिया छुट्टी पे रहती है, हम ऐसे ही मस्ती मजी में सीख लेते हैं। तो वीकेंड का वीकेंड, आर टीचर और पढ़ाई की पढ़ाई, आर टीचर शुड हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, यानी एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? ओनली फ्रॉम द ब्राइट स्टूडेंट्स, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं सिर्फ उनसे, कह रहे तुम तो आग लगा दोगे, तुम तो बहुत अच्छे हो। फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड क्लास, यानी कि जेंडर और वर्ग को ध्यान में रखेगी, यानी मेल है कोई या फीमेल है तो पर्टिकुलर किसी एक ही जेंडर को आप कह रहे नहीं तुम ही अच्छा कर पाओगे, ये कहाँ कर पाएंगी बेचारी या कर पाएंगे बेचारे, ठीक। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए लिखा हुआ है, यानी फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, यानी हर बच्चे से आप हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे, नो मैटर के जेंडर क्या है, नो मैटर के क्लास क्या है, वो कमजोर वर्ग से आते हैं आर्थिक रूप से, किस जाति से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, आपको हर बच्चे से, बच्चा आपके लिए बच्चा है, हर बच्चा सीखने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है, ये बात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है, ठीक है जी। फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दोज हु बिलोंग टू स्पेशल कैटेगरी, यानी वो बच्चा मान लीजिए जो स्पेशल कैटेगरी से है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो आप कहेंगे वो सीख नहीं सकता, नहीं, वो भी सीख सकता है, उसकी भी अपनी क्षमताएं हैं, उसकी भी अपने अंदर कुछ विशेषताएं हैं, आप निकाल के लाएंगे तो सीख जाएगा, है ना। तो हर बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। कोई कह रहा पानी मत पीजिए, स्नेहा कह रहे हैं नहीं तो पेट भर जाएगा, शादी में खा नहीं पाओगे, बताऊंगी अभी।
डी ऑप्शन है फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स इन डिफरेंट एरियाज सच एज इन मैथमेटिक्स फ्रॉम बॉयज एंड इन लैंग्वेज फ्रॉम गर्ल्स। तो ये तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गई। तो आपको हर बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशन रखनी है, चाहे कोई भी वर्ग से हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी जाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर की एक्सपेक्टेशन अच्छी होनी चाहिए। क्यों हाई होनी चाहिए? क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशन का प्रभाव बच्चे के अधिगम पे पड़ता है। उसको लगता है कि यार जब टीचर ने कहा है कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर लूंगा, है ना। तो ये एक बात हुई। बात रही शादी में जाके खाने की, तो शादी में जाके खाना मुझे याद नहीं है आज तक मैंने किसी शादी में ठीक से खाना खाया हो। ये तो मैं हंसी मजाक की बातें कर रही हूँ। देखिएगा, बहुत बढ़िया। आस्था मिश्रा शादी से ही कमेंट कर रही हैं क्या? देखिएगा, which framework proposes that learning is active and takes place in cultural context। यानी संदर्भ बहुत ही प्यारा वर्ड है पूरे सीटेट के एग्जाम के लिए। कॉन्टेक्स्ट में सीखना बहुत अच्छा होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, रियल लाइफ के संदर्भ में, और बच्चा एक्टिव भी है। तो कौन सा फ्रेमवर्क ये कहता है कि बच्चे को एक्टिव रखो और कॉन्टेक्स्ट में सिखाओ? बताइएगा। सामाजिक संरचनावादी यानी सोशियो कल्चरल अप्रोच, कि बच्चा सक्रिय भी है और सामाजिक प्रक्रियाओं में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में सीख रहा है। बिल्कुल सही बात है। वाइगोस्की की याद आ रही होगी आपको। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। व्यवहारवादी या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तो कंप्यूटर की तरह देखते हैं व्यक्ति को। कंस्ट्रक्टिविज्म में भी सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म है। अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में तो फिर प्याजे भी आते हैं, वो तो सोसाइटी या कल्चर की बात नहीं कर रहे। ठीक, तो इसलिए डी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अगर ये होता ही नहीं ऑप्शन में, यही होता तो सही हो जाता, क्योंकि है रचनावादी ही, प्याजे भी वाइगोस्की भी। बट प्याजे क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और वाइगोस्की क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वो समाज पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। पीटर कह रहे हैं कुछ, तो पीटर सेज आई फेल बिकॉज आई एम स्टूपिड। पीटर एक बच्चा है, वो कहता है मैं इसलिए फेल हो जाता हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं। और इसका मतलब एंड दैट मीन्स आई विल ऑलवेज फेल, दिस इज अ केस ऑफ। यानी पीटर एक बच्चा है जो कहता है मैं तो फेल हो जाता हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, इडियट हूं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा और मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं मूर्ख हूं। बताइएगा। आमिर खान कह रहे हैं कि निशा जी को लेके जाइएगा शादी में कि नहीं, लहंगा पहन लीजिए। हाँ, मेरी ही शादी है, इतनी तैयार तो मैं उसी में हो सकती हूँ। हद हो गई यार, लहंगा पहन लीजिए। देखिएगा, अगर हम बात करें और निशा जी को नहीं लेके जाएंगे, निशा जी 4-5 दिन 6 दिनों में फंक्शन से आई है, इनके घर में पार्टी नहीं खत्म हो रही है, तो इनको कहीं नहीं लेके जाएंगे हम। एक्चुअली जाएगी नहीं, नहीं तो ले जाते। हाँ, दिसंबर मिड में ये स्टार्ट होने की संभावना है कंचन, पेपर की आपकी। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं 41% लोग, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी स्वतः यथार्थता। कैसी बातें कर रहे हो ये हैं? क्या खा लिया है आज? सो के जवाब दे रहे हो। क्वेश्चन फिर से पढ़ो एक बार, शादी से बाहर आ जाओ मित्रों। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। बात है कि पीटर कहता है मैं फेल होता हूं क्योंकि मैं स्टूपिड हूं, मूर्ख हूं, एंड दैट मींस आई विल ऑलवेज फेल। उसके कुछ ऐसे अनुभव रहे होंगे जिसके बेसिस पे वो कह रहा है कि मैं मूर्ख हूं, मैं कभी पास नहीं होऊंगा, इसलिए मैं फेल होता हूं और मैं हमेशा ही फेल होऊंगा। यानी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होने के बाद, 4 ब्रेकअप के बाद कोई कहे अब कभी जीवन में प्यार नहीं होगा, अब तो दिल टूट गया, हमसे ना हो पाएगा, 4 बार पेपर दिया, ठीक से पढ़ा नहीं, एनालाइज करा नहीं, बट सोच लिया हाँ होगा ही नहीं मेरे से। इसको लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं, सीखी गई अक्षमता। आपने खुद को ही सिखा दिया ये कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। आप एफर्ट पे फोकस नहीं कर रहे, खुद की एबिलिटी को कम आंक ले रहे हैं। ठीक है ना? सही है बात कि नहीं? टारगेट सीटेट करें, अपनी शादी में हमें बुलाना। डाइवर्जेंट थिंकिंग ये नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी नहीं है, ये तो पॉजिटिव चीजें हैं। ये अचीवमेंट मोटिवेशन भी नहीं है। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? डेविड मैक्लीलैंड और एटकिंसन के अनुसार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक अचीवमेंट नहीं हो जाएगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ नेगेटिविटी प्रॉब्लम है, लर्नेड हेल्पलेसनेस है, सीखी गई निस्सहायता है, बेचारगी है कि हमसे ना हो पाएगा। आपने सही से एफर्ट नहीं किया पॉजिटिव होकर के। भाई अगर आप ये सोचे कि इंसान ही करते हैं ना एग्जाम क्लियर, अगर सही तरीके से सही अप्रोच मेरी सही होगी, मेहनत सही होगी, तो क्यों नहीं होगा? ऐसा क्या है फिर जो नहीं होगा? ठीक है ना? तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो भैया हाईएस्ट लेवल हो गया मैस्लो की हायरार्की का, कि हु एम आई। आप तो खुद को जान चुके हैं, फिर किस बात का डर है ना? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है दिशाओं में सोचना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्यों तुक्के लगा रहे हो? लर्नेड हेल्पलेसनेस पे एक क्वेश्चन आएगा जरूर, क्योंकि पिछली बार बहुत क्वेश्चन पूछे उन्होंने लर्नेड हेल्पलेसनेस पे, एक पेपर में एक क्वेश्चन दे दिया है लगभग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। बताइए एक बार, जवाब दीजिए। जवाब बताइए, फटाफट से बताइए। देखो कुछ लोग तो शायर ही बन गए, कह रहे तुम मैम शादी की फोटो अपलोड कीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं जिस स्थिति में हूँ आज, फोटो तो मैं खिंचवाऊंगी ही नहीं। कुछ लोगों के साथ खिंचवा लूंगी, वैसे नहीं। देखिएगा, क्वेश्चन है 26 और आंसर दे रहे हैं आप लोग सी ऑप्शन, 84% लोग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 प्रपोजेस दैट
रोट मेमोराइजेशन शुड बी एनकरेज्ड, बिल्कुल भी नहीं। रोट मेमोराइजेशन रटने को यहाँ पे भी रटना ही है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभव के द्वारा सीखना, अनुभवात्मक अधिगम। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे कोल्ब की थियरी भी है, बट वो D+B वगैरह में काम की है, ठीक है। और शुड बी एनकरेज्ड टू प्रमोट, यानी अनुभव के आधार पे अगर लर्निंग को प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, चीजों को जस्ट मान ना लेना, उन पे विचार करना, क्रिटिकल थिंकिंग। कि यार जब नोट्स फ्री दिए जा रहे हैं तो कोई नोट्स कैसे बेच सकता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप सोच पा रहे हैं, रीजन समझ पा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बस मान तो नहीं लिया। रिकॉल नहीं, रिकॉल तो याद करना हो गया। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, ठीक है जी। 84% लोग सही दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड इन प्री ऑपरेशनल स्टेज आर एबल टू डू रिवर्सिबल थिंकिंग, मेक बिलीव प्ले, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन। आंसर होगा मेक बिलीव प्ले, ठीक है नवीन, आंसर होगा इसका मेक बिलीव प्ले, ठीक है। खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 3 सवाल और हैं, फिर आपके जो डाउट हैं वो बता दूंगे मैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, फिर हम जाकर के बढ़ेंगे आगे। मैम शादी घर में सब सो जाएगा इतनी जल्दी? दिल्ली की शादी में जयमाला हो जाए 11 बजे तक, बहुत है। देखिएगा, कुछ लोग तो पूरा जीवन इसलिए जी रहे होते हैं क्योंकि एक दिन उन्हें शादी करनी है, ऐसे भी खतरनाक लोग हैं, है ना। जो कि ठीक है भाई, किसी को किसी चीज में खुशी मिले, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बट मेजॉरिटी ये कंडीशनिंग भी है। अच्छा, स्टोरी डाल देंगे शादी में जाके इंस्टाग्राम पे, खुश। ये कह रहे हैं फोटो वाले जितने भी लोग हैं, खुश, जाओ ऐश करो। पेपर के टाइम पे स्टोरी देखनी है इनको, है। बहुत पढ़ाई कर ली 1 घंटा। देखो एक बार, स्टूडेंट्स लर्निंग इज लाइकली टू इंप्रूव, यानी बच्चों का अधिगम कब इंप्रूव होगा? द सेम, जब उनको एक्टिव रखा जाए, मीनिंगफुल लर्निंग हो, यही सब होगा। द सेम स्टडी मटेरियल इज गिवन टू एवरीवन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हटा के सबको सेम मटेरियल, नहीं, थोड़ा उस सेम मटेरियल में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो यहाँ लिखा नहीं है। स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स, यानी अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित करना। ये बात एकदम सही है कि आप कॉन्सेप्ट के आधार पर स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में कंटेंट दे रहे हैं। नोट्स पढ़ रहे होंगे, आपको ये बात फील हो रही होगी कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स के साथ चीजें हैं। स्टडी मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल अनरिलेटेड, रिलेटेड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन एक से दूसरे के साथ, अनरिलेटेड नहीं होनी चाहिए, डिस्कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। स्टडी मटेरियल ऑफ अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस विदाउट एनी एग्जांपल, सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, नो एग्जांपल्स। इतने छोटे नोट्स हैं, उसमें मैंने भरपूर कोशिश की कि एग्जांपल्स आपको दिए जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कोई कह रहा है कोट पैंट में मस्त लगती हैं आप, शेरवानी पहन जाऊं? क्वेश्चन नंबर 28 देखेगा, है ना, यही वाली फीलिंग आ रही है। फिर वहां पे मीटिंग वाली फीलिंग आएगी ना, कोट पैंट पहन के, तो शादी वाली कहाँ आएगी? देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following teachers would be most effective in maximizing academic learning time? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? यानी जो नंबर्स हैं या एकेडमिक लर्निंग है वो बेहतर करने में कौन सा एक ऑप्शन सही साबित होगा, बताइएगा। माफ कीजिएगा, आज मैं एकदम फुल विचित्र मूड में हूँ, बट काम हम प्रॉपर कर रहे हैं, सीख हम प्रॉपर रहे हैं। अगर किसी को इस बात से दिक्कत है तो भाई वो सो जाए जा करके, है ना। अब इंसान है, हंसी मजाक कर सकते हैं हम। देखिएगा, हाँ, ये एनसी कई जगह पे इंटरपर्सनल को अंतराव्यक्तिक नहीं बोलते, अंतःव्यक्तिक बोलेंगे। वो अंतर्व्यक्तिक बोल सकते हैं, ये इन्होंने हिंदी में गड़बड़ करते हैं, ये लोग खुद करते हैं। मेरी इसमें कोई भी कमी नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 3.5 मिलियन। प्रतिमा कह रही है, आप लोगों का प्यार है यार, नंबर्स तो नंबर्स हैं, बहुत खुशी की बात है। निशु कह रही है दूल्हे की जगह कभी आप ही को बैठा दे, बस यही बचा था, बाकी है। देखो एक बार, और डी ऑप्शन कह रहे हैं, इसमें सब कंफ्यूज हैं। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होगा, यानी इफेक्टिव इन एकेडमिक लर्निंग। जो बच्चे सीख रहे हैं स्कूल में आकर के, जो वो पढ़ रहे हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए। A teacher who focuses on classroom discipline, बस डिसिप्लिन रहना चाहिए। एकदम मुंह पे बजे हुए 12 टीचर के, ना हंसता है ना बोलता है, ऐसा लगता है रोबोट है कोई, और बस डंडा लेके डांट लगाने को तैयार है। ऐसा टीचर हमें नहीं चाहिए। रचनात्मक टीचर चाहिए, क्रिएटिव टीचर चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट चाहिए, हंसी मजाक भी करे, बच्चों से जुड़े।
हर स्टूडेंट्स आर रेप्रीमेंडेड एवरी टाइम, बच्चों को फटकार लगाए, भैया हटा दो ऐसे टीचर को, खतरनाक है। बी ऑप्शन है, आर टीचर हु इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट्स हाउ लॉन्ग दे विल हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटी एंड प्लेज म्यूजिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। यानी एक टीचर, एक अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। यानी जब एक्टिविटी चेंज हो रही है तो थोड़ा मूड लाइट हो रहा है। चलो हो सकता है। सी ऑप्शन है, आर टीचर हु रेगुलरली स्टार्ट्स वन एक्टिविटी, स्टॉप्स इट इन फेवर ऑफ अनदर, देन रिटर्न्स टू दी फर्स्ट एक्टिविटी। यानी एक काम शुरू किया फिर दूसरा शुरू कर दिया, पहला बंद कर दिया क्योंकि दूसरा शुरू करना था, तो इसमें तो बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। अ टीचर हु रिक्वायर्स हिज स्टूडेंट्स टू सिट अप स्ट्रेट एंड फोकस ऑल द अटेंशन ऑन कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, तो ये तो रट्टन विद्या हो जाएगी। बच्चे एक्टिव यहाँ है और बात हो रही है कि एक एक्टिविटी को टाइम फ्रेम दिया जाना चाहिए कि भाई इतने टाइम का ये होना चाहिए, अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो ले ले, अदरवाइज ये 30 मिनट्स का एक्सपेरिमेंट है या एक्टिविटी है। और जब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चेंज हो तो थोड़ा मूड चेंज के लिए, जैसे हम क्वेश्चन चेंज करते हैं तो थोड़ी बातें कर लेते हैं बीच में, तो ये क्या है, म्यूजिक प्ले कर दे रहे हैं ट्रांजिशन के दौरान ताकि बच्चे का मैक्सिमम अटेंशन रहे, इंटरेस्ट बना रहे एक्टिविटी में भी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, है ना। ये हिंदी में गड़बड़ है मुझे लग रहा है, कि उन्होंने कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देनी है। तो सी होगा हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में बी होगा। ये कुछ टाइपिंग का एरर है, चलिएगा इसको अवॉइड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29, पोल में जवाब दीजिए। व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इन एग्जामिनेशन, यानी यदि बच्चा असफल होता है परीक्षा में तो इसका क्या मतलब है, ये किस बात की ओर संकेत करता है, बताइएगा फटाफट से बता दीजिए। हिंदी में सीए देख लिया जी मैंने। मैम आपकी वजह से हमें सीडीपी समझ आने लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निशेंद्र जी, ये आप रेड इमोजी बना के यूं करके क्यों कह रहे हैं, प्यार से भी कह सकते थे बट नहीं है। देखिएगा जवाब दीजिएगा, मान ली मैंने आपकी बात, कई लोग अटेंशन के लिए ऐसा करते हैं। जवाब दीजिएगा फटाफट से, जवाब दीजिएगा। 87% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं कि बच्चा जब फेल होता है तो इसका क्या अर्थ है, बच्चा फेल, सिस्टम फेल, सिंपल बात। फिर भी ऑप्शन देखेंगे, कोई और ऑप्शन बेटर हो सकता है। द चाइल्ड डिड नॉट मेमोराइज, रट्टे नहीं लगाए उसने, है ना, याद नहीं किया। याद नहीं करवाना, समझाना है, कंस्ट्रक्ट कराना है, एक्टिव रखना है, मीनिंगफुल लर्निंग होनी है ना। ये मेमोराइज करना, रिकॉल करना, ये अच्छे शब्द नहीं है। द पेरेंट्स नेगेटिव वर्ड्स हैं। द पेरेंट्स हैव फेल्ड एंड शुड हैव मेड प्रोविजंस। देखिए कमियां अपने में निकालनी है, सिस्टम में, टीचर में, टीचिंग मेथड में, स्कूल के सिस्टम में, ना तो बच्चे में ना पेरेंट्स में, क्योंकि वो आप गड़बड़ कर देंगे फिर। द चाइल्ड इज नॉट फिट टू स्टडी इन स्कूल, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो फिट ना हो। इंक्लूसिव एजुकेशन का बच्चा है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर बच्चा फिट है, जो आपको देखने में फिट नहीं लग रहा वो भी फिट है पढ़ने के लिए। तो द सिस्टम हैज फेल्ड, यानी व्यवस्था की असफलता है कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाया या उसको उस तरह से शिक्षा नहीं दी गई जिस तरह से उसको समझ में आता। तो डी ऑप्शन इज द लास्ट मतलब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है आज के लिए आखिरी सवाल, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज मजा आ गया क्लास में, अब डेली मजे भी लेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। थोड़ा मैं ज्यादा सीरियस हो जाती हूँ कभी कभी, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, जब मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है तो मैं और ज्यादा लाइट फील करती हूँ। देखो एक बार, प्रॉब्लम नहीं है ये। संविधान दिवस की शुभकामनाएं बिल्कुल आप सभी को। नेहा बहुत ही बढ़िया बातें। मैम आज तक आपने मेरा कमेंट नहीं देखा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। लव फ्रॉम झांसी, नाम लव है आपका, प्यार आप भेज रहे हैं। शिव भक्त है, अच्छा नाम आपका, पता नहीं क्या नाम है, नाम नहीं समझ पा रही बट धन्यवाद। देखिएगा, एक किसी ने कहा है, शंकर कुमार कह रहे हैं सीटेट पेमेंट पेटीएम से सक्सेस हो गया है बट फॉर्म में दोबारा पे करने का ऑप्शन आ रहा है, तो क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा? यार इसको कंफर्म कर लो, उन्होंने मेल आईडी दी हुई है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, सीटेट वालों ने। एक बार उस मेल आईडी पे कॉल करो, बात करो, प्रॉपर इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर लो, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी अगर कंप्लीट नहीं हुई चीजें तो, है ना, क्योंकि रिफंड तो उनसे आप ले लोगे बट दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि जो अभिकथन है वो है कि चिल्ड्रन नीड टू बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज सच एज मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन, यानी बच्चे को एक्टिव रखना है तभी अर्थ निर्माण हो पाएगा। कुल मिला के बात यह है, बच्चे को एक्टिविटी सेंटर्ड रखना है, ठीक है, सक्रिय रखेंगे। इसका जो तर्क है वो क्या है? लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, यानी अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, यानी एक्टिव और सोशल है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो इतनी एक्टिविटी और ग्रुप में सिखाने की बात हो रही है। दोनों ही बातें सही हैं, इसमें आप अपना तुक्का लगा सकते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी को पहले तो आपको ये बता देना है कि आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए हैं आपके। 25 प्लस एटलीस्ट रहना चाहिए। नोट्स डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जाके, फ्री नोट्स हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। इस टाइम पे इस बार सीटेट में जरूरी है कि आपने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, कितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, वो सेकेंडरी चीज है। क्योंकि कॉन्सेप्ट घुमा के पूछेगा और आपको लगेगा आपको आता है, बट आप फंस जाएंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को डाउट था और एक किसी को 2 में डाउट था। टाइम क्या हो गया? 10:30। चलिए फटाफट से, मुझे शादी में जाना है जैसा कि आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब कोल्ड ठीक है तुम्हारा? नहीं लग तो नहीं रहा। देखिएगा, मतलब कोल्ड को पाल रही हो तुम, है जैसे लोग गुस्से को पालते हैं, बदले की भावनाएं पालते हैं लोग, निशा कोल्ड पालती है। अलग अलग शौक हैं लोगों के, तरह तरह के। देखिएगा 27 आउट ऑफ 30, 26 20 भी आए हैं किसी के, 25 बहुत बढ़िया। मम्मी का फोन आ गया, मम्मी चिंता में आ गई होंगी, कहाँ रह गई मेरी पुत्री। आप मुझे बहुत क्यूट लगता है। अच्छा धन्यवाद। एक बार मम्मी की सुन लूं मैं, एक बार आप जवाब दो। इतने क्वेश्चन नंबर 12 में किसको दिक्कत थी? हाँ जी, हेलो, हाँ जी। चलिए खाना बचवा दिया। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देखो। टीचर्स शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू एग्जांपल्स व्हिच डिपिक्ट वुमेन एज नर्सेस और टीचर्स एज मैन। यानी टीचर्स को ऐसे उदाहरण नहीं यूज करने चाहिए जिसमें जो फीमेल्स हैं उनको या गर्ल्स को हम नर्सेस के रूप में या टीचर्स के रूप में दिखा रहे हैं सिर्फ, और पुरुषों को हम डॉक्टर या फिर एडवेंचर रोल्स में दिखा रहे हैं, पायलट्स दिखा रहे हैं। पुरुष को शेफ भी दिखा सकते हैं, यहाँ टीचर भी दिखा सकते हैं, नर्स भी दिखा सकते हैं, और वाइस वर्सा। मतलब आप बांध रहे हैं रूल्स में कि महिलाएं नर्स ही अच्छी लगती हैं, टीचर ही अच्छी लगती हैं, पायलट अच्छी नहीं लगेंगी या कुछ और नहीं लगेंगी। तो ये क्या हुआ? जेंडर से काम को जोड़ दिया। अगर आप ये करेंगे तो इससे स्टीरियोटाइपिंग आ जाएगी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई एक जेंडर का व्यक्ति यही काम करेगा, जबकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करे, जेंडर मैटर कहां करना चाहिए। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा मिलेगा इस चीज से, इसलिए नहीं करना चाहिए। पायलट एज दिस लीड्स टू, क्यों नहीं उदाहरण ऐसे देने चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे चिन्हित होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे फटाफट से। किसी को उसमें भी डाउट था, फिर सो जाएंगे। और नहीं सोएंगे तो आप, मैं तो शादी में जाऊंगी, आपको पता ही है मेरी खुशी शादी की, मतलब जाने की शादी में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, बताइएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें भी आंसू आए आपके। क्यों आए आखिर? ऐसा क्यों हुआ? हमारी मेहनत में क्या कमी रह गई थी? वो माँ बाप नहीं होते, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? है हमारी पढ़ाने में क्या कमी रह गई थी जो आपको डाउट है? 27 आउट ऑफ 13। तो बताइएगा एक बार। नहीं तुम हंस लो, पहले तुम हंस लो आज, मतलब जीने मत दो इंसान को। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो दोनों तरह के परिवर्तन शामिल होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव चेंजेस जो होते हैं वो मेजरली ग्रोथ से संबंधित होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, तो जो भी ग्रोथ में है वो सब डेवलपमेंट में होगा ही होगा। तो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल है, यानी आपकी हाइट का बढ़ना और आपकी समझ का बढ़ना दोनों विकास के अंदर ही आएंगे। उसमें हाइट बढ़ना ग्रोथ से, वृद्धि से संबंधित है, लेकिन वो वृद्धि भी तो विकास का हिस्सा है। तो इसलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों आ जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यदि सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें और दोनों का ऑप्शन ना हो तो आप क्वालिटेटिव चेंजेस के साथ चले जाते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन का खेल है सरकार। आज के लिए इतना ही रखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिएगा। नोट्स कर लीजिए डाउनलोड। कल सुबह मैं शादी से आके सारा नोट्स वोट्स पढ़ के, कल सुबह आपको 10, 11, 12 जितने भी बजे तक टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल जाएंगे, और इंग्लिश पेडागोजी के, तो वो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, ईवीएस अगले 2 दिन में, और फिर हम सब्जेक्ट की मैराथन शुरू कर देंगे। और जो दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस हैं उनका भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी डिस्कस करके। कल हम बिल्कुल क्लास नहीं लेंगे, बहुत क्लासेस हो रही है रोज, थोड़ा सा शांति देंगे। और कल संडे वार्ता करेंगे। आप लोगों के जितने भी डाउट्स हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, कोशिश रहेगी सारे जवाब देने की, और फिर हम संडे वार्ता करेंगे। 1 महीने से हुई नहीं है, ठीक है ना?
एग्जाम सिटी तो आप चेंज नहीं कर पाओगे सरकार। 26, 27, 12 हिंदी में देखें। चलो यार, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे हम तो, हमको क्या, मुझे क्या मुझे क्या, मैं तो लर्नर हूँ। देखो वो एक मीम है ना, मुझे क्या, मैं तो किड हूँ। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर हम बात करें तो हिंदी में लिखा हुआ है कि अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? सही तो बात है कि हमें ये नहीं करना है कि हम पुरुषों को क्या दिखा रहे हैं, डॉक्टर या पायलट दिखा रहे हैं, और महिलाओं को नर्स या फिर टीचर दिखा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, सीमित नहीं रखना चाहिए कि बस आपने इतना सीमित कर लिया कि महिलाओं को सिर्फ यही वाले एग्जांपल्स देंगे अगर महिलाओं के काम की बात है और उनके ऑक्यूपेशन की बात है, और पुरुषों को यही देंगे। तो इस तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? इससे चिन्हित होगा रूढ़िबद्धता, कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे ये चिन्हित होगा, है ना। थोड़ा घुमा दिया इन्होंने ये नोट लगा करके, गलत जगह पे नोट लगाया ताकि आपको कंफ्यूजन हो सके। जी पूछिए। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है, मतलब हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ। कि बर्न वाले लोग डिसेबिलिटी में आते हैं या नहीं आते? तुम बताओ। नहीं आते। यस, तो एसिड अटैक विक्टिम्स आएंगे। हाँ ठीक है, तो वो बर्न वाला जो इशू है वो नहीं आएगा डिसेबिलिटी में। 21 डिसेबिलिटी की आपके पास लिस्ट भी है। ड्वार्फिज्म या एसिड अटैक विक्टिम आते हैं, बर्निंग वाला इशू वहाँ नहीं है अभी तक तो। और चलिए, थैंक यू सो मच प्रांशी, जल्दी मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिलेंगे। चलो बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं। नोट्स डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, इंग्लिश पेडागोजी के भी कल मिल जाएंगे।